लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार। लेट्स माइक बयानबाजी। चुनाव आयोग ने असम चुनाव से पहले कुछ बदलाव किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो दिखाई जाएंगी। साथ ही उनके नाम और सीरियल नंबर बड़े फ्रंट में प्रदर्शित होंगे। यह कदम वोटरों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। जहां तक नए इनिशिएटिव्स की बात है, जैसा हम लोगों ने आपको बताया, आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को ये मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुँचें और बाहर मोबाइल फ़ोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफ़ी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड वाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज़्यादा लोग न लगें, ज़्यादा देर वेट न करना पड़े, और ख़ास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे। पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सभी धर्मों के लोगों से एकजुट होकर देश को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। सत्ता संभालने के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी का है। हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान तथा दल, मत, धर्म, बर्ण निर्विशेषे পাহাড়ে কিংবা সমতলে বসবাসকারী এই দেশ আমাদের সবার। প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এই দেশকে আমরা একটি নিরাপদ ভূমিতে পরিণত করতে চাই। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी का समर्थन किया है। बरेली में उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू, बौद्ध, दलित और आदिवासी थे, जिन्होंने मुस्लिम शासकों के इंसाफ और बराबरी के इस्लामी सिद्धांतों से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल किया। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी की ये बात तो दुरुस्त है कि मुसलमान अरब से नहीं आए। भारत में ही जो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, दलित थे, आदिवासी थे, उनके साथ में अन्याय होता था। जब मुस्लिम शासक आए और उन्होंने इंसाफ पर मबनी फैसले किए और इंसान को इंसानियत का दर्जा दिया, आदमी को आदमियत का मकाम बताया और सबको बराबरी का जब इस्लाम का फ़लसफ़ा बताया, तो उन पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तब फिर इन लोगों ने इस्लाम की तरफ रुजू किया और ये इस्लाम के दायरे में आए। बेशक ये बात सही है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो उनके पुरखे पहले हिंदू ही थे जिन्होंने इस्लाम मज़हब कबूल किया। अरब से आने वाले लोग कितने थे? चंद लोग या और वो भी मालाबार के इलाके में अरब से आए, साहिल समंदर भारत के हिस्से में, तो वो तिजारत के लिए आए थे, वो कोई इस्लाम की तबलीग करने के लिए नहीं आए, मगर उन्होंने इस्लाम की खूबियाँ देखी, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब जो घर वापसी की बात कही जाती है, तो घर वापसी की बात हम तो धर्मांतरण समझते हैं कि धर्मांतरण है ये, और धर्मांतरण पर कानून बन चुका है। अगर कोई धर्मांतरण कराएगा या कोई संस्था कराएगी या कोई व्यक्ति कराएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कानून की गिरफ्त में आएगा।
संविधान भी इस बात को कहता है, स्पष्ट कहता है कि दबाव के जरिए, लालच के जरिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कपिल सिब्बल पर लगाए गए भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि 2010 में न्यूयॉर्क में कपिल सिब्बल को जो अवार्ड मिला उससे एप्स्टीन का कोई ताल्लुक नहीं है। जिस संस्थान ने अवार्ड दिया था उस संस्थान ने 2006 से पहले एप्स्टीन से पैसे लिए थे, तब एप्स्टीन के काले कारनामे सामने नहीं आए थे। एक और सवाल है सर, वो है एक और बीजेपी के प्रवक्ता ने बाकायदा ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी इस बारे में जवाब दे कि एप्स्टीन के से फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मूर्खता जो है बीजेपी में ही दिख सकती है आपको। 2 दिन पहले भी इन्होंने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। ये एक ऑपरेशन सेवपुरी चल रहा है पुरी जी को बचाने के लिए, तो सेवपुरी के चक्कर में ये अपनी भेलपुरी बनाए जा रहे हैं। अरे मूर्ख लोगों, जिस कागज को आप हवा में लहरा रहे हो वो क्या कागज है? पेज नंबर 55 59 का पेजेस में से पेज नंबर 55 पे है, शेड्यूल है सितंबर 2010 का, 10 सितंबर से 23 सितंबर तक जो इवेंट्स न्यूयॉर्क में हो रहे थे उसका। उसमें एक इवेंट है, उसमें कई फैशन शोज हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, अवार्ड्स हैं, सब कुछ है। उसमें से एक इवेंट में कपिल सिब्बल जी को अवार्ड मिल रहा था 2010। जो संस्था दे रही थी उसने एप्स्टीन से कब पैसा लिया था? 2006 से पहले। तब एप्स्टीन के बारे में, उनके काले कारनामों के बारे में कोई नहीं जानता। सिब्बल साहब ने जब उस संस्था से अवार्ड लिया तो उसका एप्स्टीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमें मालूम है कि ये पुरी साहब को बचाने के लिए ये किसी भी मूर्खता पे जा सकते हैं, लेकिन इतनी मूर्खता मत करिए कि जिसमें साबित हो जाए कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत सरकार के साथ ऐतिहासिक एआई समझौता की घोषणा की है। वे देश के 10,000 स्कूलों में जनरेटिव एआई लैब्स स्थापित करने पर तेजी से काम कर रहे हैं, जो करीब 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को एआई स्किल सिखाएगा। इससे भारत सिर्फ एआई का कंज्यूमर नहीं रहेगा, बल्कि इसका क्रिएटर, बिल्डर और ग्लोबल एक्सपोर्टर बनेगा। And today we are excited to announce a partnership between Google DeepMind and the Indian government as part of the Global National Partnerships Program. This will broaden access to frontier AI capabilities for national priorities. Demis will share more later on. We're also partnering with Atal Tinkering Labs to bring GenAI assistance to over 10,000 Indian schools and 11 million students with a focus on robotics and coding in the classroom. Google has a full stack commitment to India, and I've never been more excited about the future we are building together. Thank you again for coming and for your interest in Google, and look forward to discussing more. यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चेतावनी दी है कि एआई लेबर मार्केट को पूरी तरह बदल देगा। कुछ नौकरियां जाएंगी जबकि कई और को फिर से डिजाइन किया जाएगा। सुनक ने कहा है कि सरकार की भूमिका इनोवेशन को रोकना नहीं, बल्कि लोगों को नए कामों और भूमिकाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ उतरना है। And we heard some of it from our colleague from the Gates Foundation earlier. Now, the flip side, as you said, is the anxiety that many in the West feel. And I think a lot of that is around jobs. And I think we have to be clear that AI is going to change the labour market. Some jobs will go. I think many more will be redesigned. I think history shows us that societies thrive when we manage these transitions well. And I think the role of government is not to stop the innovation, but it's to support people to take on these new tasks, new roles with confidence and security. And that's the task for policymakers. How do we redesign education systems? How do we upskill our in-work population? How do we embed digital literacy across the population? We've got colleagues here from the UAE who are taking a lead, particularly on that side of things. And I think that's the challenge. Policymakers need to provide that reassurance to their citizens that they will manage that transition well, so that people's anxiety is lessened. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि RDG यानी राइट टू डेवलपमेंट ग्रांट जनता का हक है। इसे बंद करना सीधा जनता के अधिकारों पर हमला है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि भाजपा का असली चेहरा अब सामने आ गया है।
बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। जो आरटीजी बंद करवाने के लिए अपने कार्यकर्ता को बोलते हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, हमने आरटीजी बंद करवा दी है। आरटीजी कोई सरकार का हित नहीं है, ये हमेशा से हिमाचल की जनता का हित रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश की संपदा को लुटा रहा है, आज वो इस परिसर में दंदना रहा है, झूठ के सारे दंदना रहा है। ये वो लोग हैं जिसने एक गरीब आदमी की, एक किसान की, एक मजदूर की संपदा को लुटाया है। असम के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का कोई बहाना चाहिए था। बीजेपी में आने पर जो स्क्रिप्ट दी जाती है उसे पढ़ना पड़ता है। गोगोई ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस से इतनी दिक्कत थी तो बोरा दूसरी पार्टियों में क्यों नहीं गए। All these are mere pretext to join the BJP. When someone joins the BJP, they get a script and they have to read out that script. People of Assam are wondering that fine, you may have problems within the Congress party. Then why not join another party that is fighting the BJP? There are other parties also who are fighting the BJP. Why within a day of resignation you have joined hands with Himanta Biswa Sharma? Chanakya Niti says Sam means dialogue, Dam means finance, Dand means penalty or stick, and Bhed which means divide. I think 2 out of the 4 political tactics have been used in this case. And look at Himanta Biswa Sharma. Just few days ago, he has criticized Bhupen Bora for actions in public when he was interacting with a leader of our Mahila Congress. He called those actions vulgar. He called those actions obscene. There's an ongoing National Commission of Women case against Bhupen Bora. And now Himanta Biswa Sharma feels Bhupen Bora is the most. असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा 255 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाना बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा है कि जब पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज रुपया गरीब के खाते में सीधे पहुंचता है। आज कई चीज़ों की चर्चा हुई। मैं कई बार इस बात को इसलिए कहता हूं, अभी हमारे लोगों ने जब सुझाव के तौर पे सरकार का धन्यवाद दिया, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की चर्चा आप लोगों ने की है। मैं उसको बड़ा रिफॉर्म्स मानता हूं कि 255 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुलना, यह सामान्य विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते की बात की थी तो इसी देश में कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि गरीब के पास रखने का पैसा कहाँ है कि वो अकाउंट खोलेगा। और आज इसी देश में गरीब के लिए 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। लाखों करोड़ रुपया जो बिचौलिया खा जाते थे आज उस गरीब के खाते में पहुंच रहा है। ये नरेंद्र मोदी का देन है। नहीं तो पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, गुवाहाटी आते आते 15 पैसा हो जाता है, पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम था, इसने हमारे गरीबों को ताकत दी, सम्मान दिया। वो केवल एक बैंक खाता नहीं था, हमारे गरीबों के सम्मान का विषय था, स्वाभिमान का विषय था। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen